नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। फिर से हाजिर है आपके लिए साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। और देखिए टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई हुई है, उसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन में है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सांवेगिक चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है सृजनात्मकता की। सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन विचार या फिर कहे मौलिक विचार प्रस्तुत करना, या फिर किसी नई वस्तु का निर्माण करना। वस्तु का निर्माण करना ही क्या है? सृजनात्मकता होता है। बात यहाँ पर करें अपसारी चिंतन की, तो इस चिंतन में भी क्या होता है कि किसी समस्या का समाधान जो है वो नवीन ज्ञान पर आधारित होता है। बात करें अभिसारी चिंतन की, इसमें पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन अपसारी चिंतन में पूर्व ज्ञान में क्या नवीन ज्ञान ऐड किया जाता है, नवीन ज्ञान जोड़ा जाता है, तब समस्या का समाधान किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर रहेगा ए, क्योंकि यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? नवीन ज्ञान की। और यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है? नई वस्तु के निर्माण की, नए विचार की, नए ज्ञान की। तो आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने की, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, या फिर तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने की, विषय वस्तु विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के हस्तांतरण की। तो देखिए जो ये सिद्धांत चित्र है, बात किसकी हो रही है? सिद्धांत चित्र की। इसमें क्या होता है कि जो अवधारणा है उसको छोटे छोटे खंडों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, अवधारणाओं को विभाजित किया जाता है। और इन छोटे छोटे खंडों के द्वारा ही क्या किया जाता है? सूचना को व्यवस्थित व तर्कपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहां पर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, या फिर अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है? सृजनात्मकता के पोषण की बात हो रही है। और देखिए आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। प्रत्येक शिक्षार्थी में या कहे हम प्रत्येक बालक में क्या होती है? अंतर्जात प्रतिभाएं होती है, कुछ अंतर्जात क्षमताएं होती है। तो उन क्षमताओं को, उन प्रतिभाओं को दिखाने के क्या मिलने चाहिए? बालक को अवसर प्राप्त होने चाहिए, ताकि जो बालक में क्षमताएं है, जो प्रतिभाएं है, उनको वो लोगों के सामने रख सके, दिखा सके। इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतियोगिताएं। देखिए प्रतियोगिता रख सकते हैं, कोई भी जो है प्रतियोगिताएं का निर्माण जो है, प्रतियोगिताओं का निर्माण, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालयों में किया जाना चाहिए। जैसे कि हम कर सकते हैं यहाँ पर एक ड्राइंग प्रतियोगिता रख सकते हैं बालकों के लिए, या फिर कहीं हम एक खेल प्रतियोगिता रख सकते हैं। खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है, जिसके द्वारा प्रत्येक बालक को जो है अपने अवसर के, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के अवसर प्राप्त होंगे। खेल के अलावा हम बहुत सारी प्रतियोगिता है जो विद्यालय में जिनका आयोजन किया जा सकता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने। तो देखिए बात हो रही है किसकी? उच्च बुद्धि लब्धि की, कि बालक में अगर किसी बच्चे में उच्च बुद्धि लब्धि है तो आवश्यक नहीं है कि वो बालक सृजनशील भी होगा।
बालक क्या हो, सृजनशील हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि बुद्धि और सृजनशील क्या है, अलग अलग क्या है, घटक है। बुद्धि तो क्या होती है, किसी भी समस्या का समाधान, बुद्धि क्या होती है कि बुद्धि क्या होती है कि किसी भी समस्या का समाधान इसके द्वारा किया जाता है। समाधान करने की मानसिक क्षमता होती है। मानसिक क्षमता होती है। बुद्धि क्या होती है, किसी भी समस्या का समाधान करने की एक मानसिक क्षमता होती है। बुद्धि के द्वारा बालक क्या कर सकता है, किसी समस्या का समाधान निकाल सकता है। लेकिन जो सृजनात्मकता होती है, इसमें क्या होते हैं कि नवीन विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। नवीन विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, आविष्कार इसमें किया जाता है, खोज की जाती है नवीन ज्ञान की। तो देखिए ये दोनों ही क्या है, अलग अलग घटक है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में जिनमें बुद्धि लब्धि उच्च हो वो सृजनशील भी हो। लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिनका बुद्धि लब्धि का जो आईक्यू लेवल है, जो बुद्धि लब्धि है, वो उच्च कोटि की हो और वो सृजनशील भी हो सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है सभी हो, कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं। तो आंसर रहेगा हमारा ए। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। बात किसकी हो रही है, बुद्धि की और सृजनात्मकता की। पिछले क्वेश्चन में ही हम बात कर चुके हैं। इनमें जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है। इनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे जो है बुद्धि बढ़ती है, बालक का जो है सृजनात्मकता का स्तर भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये सभी बालकों में समान नहीं होता है। किसी बालक में जो है बुद्धि लब्धि उच्च कोटि की होती है और सृजनशील वो नहीं होता है, कम होता है। कोई बालक जो है बुद्धि लब्धि भी उच्च होती है और सृजनशील भी होता है। लेकिन इनमें जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी उनकी जो है सृजनात्मकता का भी विकास होगा। बुद्धि का स्तर अगर गिर रहा है तो उनकी जो है सृजनात्मकता का स्तर भी कम होगा। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का या फिर क्रो एंड क्रो का। यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, सृजनात्मकता की हो रही है। और मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा था। मौलिक परिणाम का मतलब है नवीन परिणाम, नवीन विचार। नवीन विचार किसी की क्या नहीं हो, नकल नहीं हो। नकल नहीं हो। विचार कैसे हो, अपने खुद के हो, मौलिक हो, नवीन हो, लेकिन किसी की क्या नकल नहीं हो। और यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो ने ये कहा था। आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि 3 कथन इसमें सत्य है, एक सत्य नहीं है, उसकी पहचान करनी है। एक इसमें सत्य नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है, सृजनशील बालक जो है जिज्ञासु होता है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। सृजनशील बालक जो है बहुर्मुखी होता है, बहिर्मुखी। सृजनशील बालक जो है महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी होता है। तो देखिए बात करें, सृजनशील बालक जो है वो जिज्ञासु होता है। बिल्कुल, सृजनशील बालक जो होता है बहुत जिज्ञासु होता है। उसको हर चीज़ को जो है जानना होता है कि कोई चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई। तो जिज्ञासा उसके मन में होती है, ये सही रहेगा। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, ये गलत है। क्योंकि सृजनशील बालक कैसे होते हैं, साहसी होते हैं। किसी भी समस्या को आने पर जो है घबराते नहीं है। एक समस्या के विभिन्न हल, विभिन्न समाधान जो है ये खोजते हैं।
विभिन्न समाधान जो है एक समस्या के निकाल लेते हैं। एक समस्या जो है, अगर कोई समस्या बालक के सामने आ गई है, अगर वो इस प्रकार से हल नहीं हो रही है तो उसको दूसरे तरीके से हल करेंगे, दूसरे से नहीं हो रही है तो तीसरे से हल करेंगे, घबराएंगे नहीं, साहसी होते हैं इस प्रकार के बालक। तो ये यहाँ पर गलत रहेगा। सृजनशील बालक जो है बहिर्मुखी होते हैं। बिल्कुल, जो सृजनशील बालक होते हैं वो कैसे होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। और बहिर्मुखी होने के साथ साथ ही फिर ये क्या हो जाएंगे? सामाजिक हो जाएंगे, सामाजिक होते हैं। और साथ में ही जब बालक सामाजिक होगा तो उसमें क्या होगी? समायोजन करने की क्षमता इनके अंदर होती है, समायोजन करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। तो ये भी सही रहेगा। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं। बिल्कुल, सृजनशील जो बालक होते हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। जैसे ही इनको जो है एक कार्य वो कर लेते हैं, तुरंत ही उनके मन में नवीन विचार, नए कार्य को करने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी जो है सही रहेगा। पूछा क्या था कि सत्य नहीं है, तो ये देखिए आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी, कि सृजनशील बालक जो है साहसी नहीं होते। ये गलत है, जबकि सृजनशील बालक क्या होते हैं? साहसी होते हैं। आंसर रहेगा बी। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या फिर पुरस्कार प्रेरित। तो देखिए यहाँ पर एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है कि एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसे रखना चाहिए? तो रखना चाहिए कैसे? कार्य केंद्रित। अगर बालक कार्य केंद्रित रहता है, यानी कि उसका पूरा ध्यान अपने कार्य पर होता है, तो वो क्या लेता है? उस कार्य में उसको आनंद आने लगता है। जब बालक का पूरा ध्यान उसके कार्य पर केंद्रित होगा तो बालक को क्या आएगा? आनंद आएगा। और उस आनंद के साथ ही वो क्या करेगा? कार्य को करने में विभिन्न तरीके अपनाएगा, विभिन्न तरीके अपनाता है, विभिन्न तरीके वो उस कार्य को करने में अपनाता है। कल्पनाओं का उपयोग करता है, अपनी जो है कल्पनाएं कल्पनाओं का उपयोग करता है। तो देखिए जब बालक कार्य केंद्रित होता है तो उसको उस कार्य में जो है आनंद आने लगता है, और वो आनंद के साथ विभिन्न तरीके अपनाता है उस कार्य को करने के, और कल्पनाओं का उपयोग करता है। विभिन्न तरीके की जो कल्पनाएं उसके मन में आती है उनका वो उपयोग करता है उस कार्य को करने के लिए। तो आंसर हमारा रहेगा ए। देखिए अगर बच्चा लक्ष्य केंद्रित होगा या फिर पुरस्कार से प्रेरित होगा तो वो क्या करेगा? कार्य को करने में जल्दबाजी करेगा, कार्य को करने में क्या करेगा? जल्दबाजी करेगा। और जल्दबाजी में क्या होगी? उससे गलती हो जाएगी, गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर बालक जो है जल्दबाजी करता है, गलती की संभावना ज़्यादा होती है और उसके जो विचार है वो बाधित होते हैं। विचार कैसे हो जाते हैं? बाधित हो जाते हैं। जल्दबाजी में उसके विचार भी बाधित होते हैं, गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बालक को लक्ष्य केंद्रित नहीं रखना है, पुरस्कार से प्रेरित नहीं रखना है, सिर्फ कैसे रखेंगे? कार्य केंद्रित रखेंगे। आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? यानी कि तीन जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तीन चीज़ें सहायक है, एक नहीं है। ऑप्शन में है खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए जब बच्चा खेल खेलता है तो खेल में उसके सामने जो है कई सारी समस्या आ जाती है, समस्या आती है। यानी कि अगर खेल खेलते समय बालक के सामने कोई समस्या आ जाए तो वो क्या करता है? खेल खेल में ही बालक समस्या का समाधान कर लेता है और नियम भी बनाना सीखता है। नियम बनाना बालक सीखता है किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से।
तो देखिए ये सृजनात्मकता के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। कहानी लेखन, देखिए जब बालक को एक कहानी लिखने के लिए कहा जाए तो वो क्या करेगा, अपनी जो है अपनी कल्पनाओं का उपयोग करते हुए कहानी का लेखन करेगा, कहानी लेखन करेगा, जिससे कि उसकी जो है सृजनात्मकता का विकास होगा। ये भी जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक होती है। बात करें निर्माण संबंधी क्रियाएं, यानी कि बालक को कुछ निर्माण करने के लिए कहा जाए, जैसे कि मिट्टी के खिलौने अगर बालक बना रहा है, मिट्टी के खिलौने अगर बालक बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, सृजनशील बालक है, किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, सृजन कर रहा है, तो इससे भी क्या होता है, बालक का सृजनात्मकता का विकास होता है, ये भी सहायक होता है। तो तीनों ही चीज़ सहायक होती है। बात करें भाषण की, तो देखिए किसी भी विचार को, किसी के लिखे हुए विचार को अगर बालक जो है बोल रहा है, भाषण दे रहा है, तो इसका संबंध सृजनात्मकता से नहीं है, ये जो है सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या फिर नवीन विचार से। तो देखिए हम पिछले ही क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, नवीन विचार, नवीन विचार या फिर कहे मौलिक विचार, नवीन वस्तु का निर्माण या फिर किसी नई वस्तु की खोज करना, आविष्कार करना ही क्या है, सृजनात्मकता है। और देखिए ऑप्शन में डी में लिखा हुआ है क्या, नवीन परिणाम से, तो बिल्कुल सही रहेगा। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है, नवीन परिणाम से होती है, आंसर रहेगा डी। किसने कहा कि सृजनशीलता मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे यह कथन दिया था किसने, स्किनर ने। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, सृजनशीलता की हो रही है। और इसके 3 प्रमुख तत्व है, एक इनमें नहीं है, वो बताना है। ऑप्शन में है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या फिर लचीलापन। तो देखिए मौलिकता का मतलब क्या होता है, नवीन विचार, नवीन विचार, किसी की नकल नहीं हो, नकल न हो, खुद का विचार हो, मौलिक हो, नकल नहीं हो किसी की, ये क्या होता है, मौलिकता होती है। और ये क्या है, सृजनात्मकता का प्रमुख गुण होता है, ये सही रहेगा। बात करें धारा प्रवाहिता की, धारा प्रवाहिता का मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु पर, किसी विषय वस्तु पर अनेक विचार प्रस्तुत करना, अनेक विचार देना, अनेक विचार प्रस्तुत करना, किसी भी विषय वस्तु पर अनेक विचार प्रस्तुत करना या फिर एक समस्या आने पर उसके अनेक समाधान प्रस्तुत करना ही क्या है, धारा प्रवाहिता होती है। और ये भी क्या है, सृजनात्मकता का प्रमुख गुण होता है। बात करें लचीलेपन की, लचीलेपन की, देखिए किसी बालक के सामने अगर एक समस्या आ गई, समस्या अगर आ जाती है किसी बालक के सामने, तो इस समस्या का समाधान अगर बालक किसी प्रकार से कर रहा है तो इस तरीके से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दूसरा तरीका बालक अपनाता है, दूसरे तरीके से भी नहीं हुआ तो तीसरा तरीका अपनाता है, यानी कि विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है किस में, समस्या समाधान में। इसको ही हम क्या कहते हैं, लचीलापन कहते हैं। तो ये भी किसका है, सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व है। बात हम किसकी कर रहे हैं अब, अनुशासन की। तो देखिए अनुशासन सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व नहीं है, आंसर हमारा रहेगा डी, क्योंकि जो सृजनात्मकता है इसका जो प्रमुख
प्रमुख शर्त कौन सी होती है? मुख्य शर्त, प्रमुख शर्त ही क्या है? सृजनात्मकता की स्वतंत्रता। सृजनात्मकता की प्रमुख या फिर कहे मुख्य शर्त ही, अनिवार्य शर्त ही क्या है? स्वतंत्रता होती है कि बालक को स्वतंत्र रहकर किसी विचार को प्रस्तुत करना होता है, नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करना होता है, नई वस्तु का निर्माण करना होता है। देखिए, अनुशासन में अगर बालक रहकर नवीन विचार प्रस्तुत करेगा या फिर नई वस्तु का निर्माण करेगा तो उसके जो विचार है, विचार यहाँ पर उसके बाधित हो सकते हैं अनुशासन के कारण। तो बालक को कैसी स्थिति देनी है? स्वतंत्र परिस्थिति देनी है। किसके लिए? सृजनात्मकता के लिए। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, या फिर शिक्षा व्यवहारवादी होती है? देखिए, सृजनवाद में जो शिक्षा है वो कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। बालक को जो है शिक्षा के केंद्र में रखा जाता है और बालक को स्वतंत्र परिस्थिति दी जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति का बालक के लिए निर्माण किया जाता है कि बालक जो है स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, मनन कर सके, किसी वस्तु का निर्माण कर सके, वस्तु का निर्माण कर सके। तो शिक्षा कैसी होती है? सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है कि बालक स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, मनन कर सके, या फिर किसी नवीन वस्तु का निर्माण कर सके। आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा, देखिए, सी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है कि कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती है जो उनके माता पिता से मिलती है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यह पता लगाना कि कोई विशिष्टता वंशानुक्रम या आनुवांशिकता के कारण कितनी है या फिर पर्यावरण के कारण कितनी है, एक जटिल मुद्दा है। तो देखिए, कथन क्या कह रहा है कि कुछ बच्चे तो अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं और कुछ अन्य बिल्कुल जो है स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनमें जो विशेषताएं है वो कितनी है, माता पिता से कितनी मिली है या फिर पर्यावरण से कितनी मिली है, ये एक जटिल मुद्दा है। इसको हम जो है नहीं बता सकते। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, एक उदाहरण के द्वारा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बालक का जो विकास है, विकास किसका परिणाम होता है? विकास वंशानुक्रम गुणा पर्यावरण का जो है परिणाम होता है। विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम पर्यावरण, वंशानुक्रम गुणा पर्यावरण। देखिए, दो बालक है, एक का नाम क्या है? राम, और एक का नाम क्या है? श्याम। एक बालक है राम, एक बालक है श्याम। और देखिए, जो राम है इसमें जो है जो उसके माता पिता की विशेषता है, वंशानुक्रम जो विशेषताएं मिली है वो क्या है? अधिक है, अधिक विशेषताएं मिली है इसको अपने माता पिता से। जबकि जो पर्यावरण से विशेषताएं इसको मिली है वो कैसी मिली है? कम विशेषताएं। पर्यावरण से इसको कम विशेषताएं मिली है, माता पिता से इसको अधिक मिली है। लेकिन जो श्याम है उसको माता पिता से क्या मिली है? कम विशेषताएं। जबकि पर्यावरण से उसको अधिक विशेषताएं प्राप्त हुई है। अब क्या होगा कि ये जो बालक है राम, इसको अपने माता पिता से अधिक विशेषताएं मिली है, तो वो क्या होगा? माता पिता के जैसा होगा। उनकी जो विशेषताएं है वो माता पिता के जैसी होगी। लेकिन ये जो श्याम है
उसको अपने माता पिता से विशेषताएं कम मिली है, पर्यावरण का प्रभाव इसके ऊपर अधिक पड़ा है, तो ये क्या होगा, माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होगा। लेकिन इसमें वंशानुक्रम जो माता पिता से विशेषताएं मिली है वो कितनी है और पर्यावरण से जो मिली है वो कितनी है, ये हम नहीं बता सकते, सिर्फ कम और ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन कितनी है परसेंटेज इसकी हम नहीं बता सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है और ए और आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पर सी सही। नेक्स्ट, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है, यह अवधारणा किससे आती है? पड़ोस से, परिवार से, मीडिया से या फिर रिश्तेदार से? तो देखिए जो परिवार है ना, ये सामाजिकरण की क्या है, प्रथम संस्था है। सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी होती है? परिवार होती है। परिवार में ही सबसे पहले बालक जो है समाज के तौर तरीके सीखता है और परिवार में रहकर ही बालक जो है अपने माता पिता से, भाई बहनों से, अन्य परिवार के सदस्यों से, अपने रिश्तेदारों से बातचीत के माध्यम से जो है ये सीखता है कि समाज में उसकी क्या भूमिका है, परिवार में उसकी क्या भूमिका है, अपनी भूमिका को सीखता है, परिवार की उससे क्या अपेक्षाएं है, परिवार में उसकी भूमिका क्या है, परिवार में उसकी अपेक्षाएं क्या है, उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं परिवार, अपने बच्चों से जो है, बालकों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वो कहाँ पर सीखता है? परिवार में रहकर सीखता है। जैसे अगर हम बात करें आज भी जो ग्रामीण परिवार है उसमें लड़की की भूमिका और लड़के की भूमिका, लड़की की भूमिका, लड़के की भूमिका क्या होती है? तय होती है, पहले से ही तय होती है। लड़की क्या करेगी, जैसे ही थोड़ी बड़ी होगी वो अपने माँ के साथ घर के कार्य में क्या करेगी, हाथ बटाना शुरू करेगी, और लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करेगा और घर खर्च में जो है अपना योगदान देगा। हालांकि आज का जो समाज है वो बदल चुका है, लड़की लड़कों में जो है अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ किसकी, जो पिछड़े परिवार है, जो ग्रामीण परिवार है, आज भी उनमें जो है लड़की की और लड़के की भूमिका तय की जाती है। तो ये सब कहाँ पर होता है? परिवार में होता है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। देखिए ये आज की क्लास का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं तक थी। आपसे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।